ओके अडवाल, तुझे अंदाजा नहीं है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर मेरे बाप को इसकी भनक भी लगी तो। अबे चुप। अभिनव ने अर्जुन की बात को काटते हुए कहा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि अर्जुन थप्पड़ के दर्द को महसूस कर पाता, अभिनव उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। ऐसे में अर्जुन को और भी ज्यादा दर्द होने लगा और वो कराहते हुए बोला, छोड़ छोड़ मुझे। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तेरे जिम की भाषा में कहूं तो अभी तक मैं सिर्फ वार्म अप ही कर रहा हूं अर्जुन छिंगावत। असली वेट लिफ्टिंग तो अभी बाकी है। तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तेरे बदन का एक एक हिस्सा फड़फड़ाने लगेगा। लेकिन चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बीमार होगा और बीमार होने पर तेरा ट्रीटमेंट भी मैं ही करवाऊंगा ताकि ठीक होने के बाद फिर से मार सकूं। अभिनव ने एक गुस्से भरी गहरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर अर्जुन का पूरा बदन ठिठुरने लगा। उसे अभिनव का कहा एक एक शब्द मानो एक कुंतल जितना भारी लगा, जो लगातार अर्जुन को जमीन में धंसाता जा रहा था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, मुझे चुपचाप यहां से जाने दे। हम लोगों के सामने तेरी कोई औकात। इससे पहले कि अर्जुन आगे कुछ बोल पाता, अभिनव ने दोबारा उसे एक थप्पड़ मार दिया। इस बार का थप्पड़ पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक था, जिससे अर्जुन के कान बजने लगे थे। उन बजते हुए कानों में ही फिर अभिनव ने आगे कहा, तू टाइगर को उसकी औकात दिखाएगा? टाइगर को? तुझे भी मारूंगा और तेरे बाप को भी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि पुलिस तुझे बचाने आ जाएगी। तू अब एक मुजरिम है। एक और बार गिरफ्तार हुआ तो पुलिस वाले तुझे किस जेल में पटकेंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी इंडिया के किसी कोने में सड़ता रहेगा तू। अर्जुन को अपनी जिंदगी में इतना डर पहले कभी नहीं लगा था। भले ही वो अपने चेहरे पर इस डर को छिपा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर अभिनव की कई बातें उसे हिलाकर रख चुकी थी। वो अब ये भी नहीं सोच पा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए था। अभिनव के सामने वो पहली बार इतना लाचार महसूस कर रहा था। अभिनव, मैं एक और बार कह रहा हूं, अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने फिर से अपनी आवाज में जोर देते हुए कहा। अभिनव उसका ये हाल देखकर अचानक हंसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन धमकाने से अब धीरे धीरे गिड़गिड़ाने पर आ चुका था। ऐसे में अभिनव ने हंसते हुए ही कहा, अच्छा तो तूने खुद भी नहीं किया था अर्जुन छिंगावत। इस खेल की शुरुआत तूने ही की थी। बस तूने ये नहीं सोचा था कि जब मैं अपने पर उतर आऊंगा तब क्या करूंगा। अभिनव की बात नकारते हुए अर्जुन ने ना में सिर हिला दिया। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने पैर पर लगे बैंडेज को दिखाते हुए कहा, ये भूल गया? ये तेरी चलाई हुई गोली का अंजाम है। और सिर्फ यही एक गोली नहीं चलाई थी तूने, एक और चलाई थी साले। तुझे अंदाजा भी है कि वो गोली कहां लगी थी? कुत्ते, एक एक गोली का हिसाब लूंगा मैं, एक एक का। अभिनव की आंखों में उसका गुस्सा आग की तरह भभक रहा था। उसकी बात का अर्जुन के पास वाकई कोई जवाब नहीं था। वो ये तो जानता था कि उसने गोली 2 बार चलाई थी और पहली बार में अभिनव के बीच अनन्या आ गई थी, लेकिन गोली उन दोनों में से किसे लगी थी यह अर्जुन को नहीं पता था। वो उस वक्त इस बात का पता लगा भी पाता उससे पहले ही उसके पिता के आदमी उसे उठाने के लिए आ गए थे। ऐसे में अर्जुन ने जल्दबाजी में एक और गोली अभिनव के पैर पर चला दी थी। गोलियां तो होती है चलाने के लिए टाइगर। अगर मामूली सी गोली से इतना डरते हो तो अपनी दुम दबाकर घर में क्यों नहीं बैठते? अर्जुन ने अभिनव का मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसे में अभिनव भी मुस्कुराने लगा और पलटते हुए बोला, सही बात है, गोली से क्या डरना। अभिनव कुछ दूरी पर रखी एक टेबल के पास गया और उसकी दराज खोलने लगा। उस दराज में कई तरह की पिस्तौल्स और रिवॉल्वर्स रखी हुई थी। अभिनव ने एक नजर उन सभी बंदूकों पर घुमाई और सोचा कि वो अर्जुन के ऊपर किससे गोली चलाए। फिर उसे वो गोली याद आई जो डॉक्टर ने उसके पैर और अनन्या के माथे में से निकाली थी। उस गोली को ध्यान में रखते हुए अभिनव की नजर उस बंदूक पर रुकी जो लंबे बैरल के साथ सिल्वर फिनिश में थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उस बंदूक में एक 44 बोर की बुलेट लोड कर दी। इतने में वो आदमी भी वापस आ गया जो पहले अर्जुन की निगरानी कर रहा था। उसके हाथों में इस बार एक लंबा सा लोहे का पतीला था जिसके अंदर कुछ कोयले जल रहे थे।
जैसे जैसे वो आदमी अर्जुन के करीब आ रहा था, अर्जुन को उन जलते कोयलों की गर्मी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। उसे अब समझ आ चुका था कि अभिनव उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाला था और इसीलिए उसे रोकने की अर्जुन को सख्त जरूरत थी। पापा इस हरामखोर को ढूंढ तो लेंगे, लेकिन पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा। मुझे अपने दम पर ही इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा ताकि पापा को भी थोड़ा वक्त मिल सके। अर्जुन ने अपने आप से कहा। वो जानता था कि फिलहाल अगर अभिनव चाहता तो पलक झपकते ही अर्जुन का खेल खत्म कर देता। ऐसे में अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अभिनव को धमकाते हुए कहा, तुम भी जानते हो मेरा बाप दिग्पाल सिंगावत कौन है अभिनव। मुझे अगर मार भी दोगे तो मेरे पिता अब भी इस दुनिया में है। वो तुम्हें किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और इतना बुरा हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। बेहतर यही होगा कि मुझे यहाँ से जाने दो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं है, तुम मर जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। कोई भी बदला लेने नहीं आएगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा पूरा शहर पलट कर रख देंगे। अर्जुन की धमकी सुनकर अभिनव फिर से हंस पड़ा और टेबल से अर्जुन की ओर पलटते हुए बोला, तुम इतनी सारी गलत फहमियों में हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। चलो, कम से कम शब्दों में तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूं। पहली बात तो मुझे तुम्हारे बाप से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। अगर एक बार को लगता भी तो भी मैं तुम्हें जेल से उठवाकर यहां नहीं लाता। और दूसरा, अभिनव कुछ कदम आगे आया और अर्जुन को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें यहां मारने नहीं वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब तक तुम यहां हो चाहकर भी नहीं मर सकते। तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की, तब भी मेरे पास ऐसे लोग तैयार हैं जो तुम्हें पल भर में रिवाइव कर देंगे। अभिनव की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोला, तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुमने क्या मुझे सिर्फ किडनैप किया है? अभिनव ये सवाल सुनकर फिर से मुस्कुराया और बोला, किडनैप तो बहुत छोटी चीज है अर्जुन सिंगावत। तूने जो हरकतें की है उसके लिए तो मौत जैसी सजा भी बहुत कम पड़ेगी तेरे लिए। इसलिए मैंने तेरे लिए एक स्पेशल टॉर्चर प्लान बनाया है जो धरती पर रहकर ही तुझे इस बात का एक्सपीरियंस करा देगा कि नर्क क्या चीज होती है। अर्जुन अभिनव को देखता रहा और फिर अपना थूक निगल कर बोला, नहीं, मुझे टॉर्चर करने की सोचना भी मत अभिनव। मेरी चीख बहुत तेज है, पापा तक आसानी से पहुंच जाएगी। अच्छा, तेरा बाप यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, तो फिलहाल मेरे पैलेस में अर्जुन, जितना मर्जी उतना चीख चिल्ला रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी आवाज ना यहां किसी तक पहुंचेगी और अगर पहुंच भी गई तब भी तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। अभिनव ने गहरी आवाज में अपनी बात कही। अर्जुन के होश उड़ चुके थे। वो अभिनव की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। ऐसे में खुद को झूठी तसल्ली देते हुए उसने कहा, नहीं, ये सब बकवास है। मेरा बाप मुझे ढूंढ लेगा। तू हमारे सामने कुछ नहीं है टाइगर, कुछ भी नहीं। यह सुनकर अभिनव ने अचानक अर्जुन के ऊपर अपनी बंदूक तान दी और एक गहरी आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है मैं यहां कोई मजाक कर रहा हूं? तू जानता भी है मैं कौन हूं अर्जुन। पूरा इंडिया मेरे नाम से कांपता है। तुम दोनों बाप बेटे को जितने लोग जानते नहीं होंगे, उससे ज्यादा लोगों के मन में टाइगर नाम ने अपनी धौंस जमा रखी है। अभिनव की बंदूक देखकर अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। वो जानता था कि वो बंदूक कोई मामूली बंदूक नहीं थी, उसकी पावर काफी ज्यादा थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और कांपते होठों के साथ कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी तो कह रहे थे तुम मुझे मारोगे नहीं, फिर ये क्या बदतमीजी है? कम से कम और किसी से नहीं तो अपनी जुबान के तो रहो। अर्जुन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसके लिए फिलहाल यहां से सही सलामत बाहर निकल पाना ज्यादा जरूरी था। वही उसकी शिकायत सुनकर अभिनव फिर से मुस्कुराया और बोला, टाइगर अपनी जुबान का भी है, अपने लोगों का भी है और उन जनता का भी है जिन्हें तमीज से रहना आता है। इतने में अचानक उसने अपना निशाना अर्जुन के सिर से हटाकर उसके दाएं पैर पर लगाया और गोली चला दी। 1 सेकंड के चौथे हिस्से में ही अर्जुन दर्द के मारे चिल्ला उठा, कमीने, तुझे मार डालूंगा मैं। अर्जुन झल्लाते हुए बोला। अभिनव उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, चिल्ला,
और जोर से चिल्ला। ये तो सिर्फ शुरुआत है अर्जुन, आगे क्या क्या होने वाला है वो सुनकर ही तेरी पैंट गीली हो जाएगी। बहुत शौक है ना तुझे बंदूकों से खेलने का, अब इसी शौक का शोक मना। अपनी बात खत्म करके अभिनव ने वो बंदूक पास खड़े आदमी को थमा दी और आगे कहा, ध्यान रखना ये कुत्ता मर ना जाए। अगर हालत बिगड़ती दिखे तो कुछ घंटों में इसका ट्रीटमेंट करवा देना, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना होना चाहिए, समझ गए ना? अभिनव के ऑर्डर पर उसके आदमी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन के लिए अभिनव ने अपने पैलेस में पूरी तैयारी करवा रखी थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए अकरम ने अपने डॉक्टर को भी अभिनव के पैलेस में भेज दिया था। अर्जुन के रूम से बाहर निकलकर अभिनव ने एक लंबी उबासी ली। उसे फिलहाल काफी नींद आ रही थी। हालांकि अपने गुस्से की वजह से अभिनव के मन को चैन नहीं आ रहा था। उसे अब भी यही इच्छा हो रही थी कि वो एक और गोली अर्जुन के माथे में मारकर उसे अभी के अभी खत्म कर डाले। शांत हो जा अभिनव, शांत। सब्र का फल मीठा होगा। अभिनव ने अपने आप को समझाया और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। कुछ कोशिशों के बाद उसे आखिरकार नींद आ गई थी। हालांकि उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। सिर्फ 1 घंटे में ही अभिनव फिर से जाग गया। अभिनव ने पास रखी बोतल से एक घूंट पानी पिया और महसूस किया कि उसे अब नींद नहीं आने वाली थी। ऐसे में वो अपने बेड से उठा और रूम से बाहर निकल गया। थोड़ा टहल लेता हूँ, शायद नींद आने लगे, अभिनव ने मन ही मन कहा और वो अपने पैलेस में घूमने लगा। चलते चलते वो एक ऐसे रूम में आ गया था जो कि बाकी रूम से थोड़ा छोटा और अलग सा था। उस रूम के बीच में एक रिक्लाइनर था और उसके आसपास की शेल्फ्स में कई किताबें और डायरी रखी थी। इतनी सारी बुक्स, इन्हें पढ़ता कौन होगा? अभिनव ने अपने आप से पूछा। वो एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि उसके पिता संजय गढ़वाल को माफिया लीडर होते हुए किताबें पढ़ने की क्या जरूरत थी। हालांकि जब अभिनव उन किताबों के पास गया तो उसने देखा कि वो सभी पैसों और पावर से जुड़ी किताबें थी। उनके साथ वहां कुछ ऐसी किताबें भी थी जिनमें माफिया से जुड़ी कहानियां थी। शायद पापा इन किताबों से बहुत कुछ सीखे हैं, या फिर हो सकता है उन्हें पढ़ने का शौक रहा हो, अभिनव ने अपने आप से कहा। इतने में उसकी नजर किताबों के नीचे एक ड्रॉअर पर पड़ी। अभिनव को उसे देखकर दिलचस्पी हुई। वो जानना चाहता था कि उस ड्रॉअर में क्या हो सकता था। उसे खोलने पर अभिनव को वहां कुछ कागजात मिले। वो कागजात तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक पुरानी चिट्ठी भी पड़ी थी। अभिनव ने उस चिट्ठी को पूरा खोलकर देखा तो पाया कि वो आधी फटी हुई थी। ऐसे में अभिनव उसके बचे हुए आधे हिस्से पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। प्यारे संजू, कैसे हो? मैं जानता हूं ये वक्त तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर हिम्मत नहीं हारना। मैं हमेशा तुम्हारी और विद्या की मदद के लिए बैठा हूं। और हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या नाम होगा मुझे जरूर बताना। अभिनव ने इतना पढ़ा और वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि चिट्ठी आधी फट चुकी थी। इसलिए भेजने वाले का नाम पता लगा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसमें सिर्फ अभिनव के पैदा होने का जिक्र था, जिससे उसको ये पता चला कि वो चिट्ठी उससे भी ज्यादा पुरानी थी।